हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे बीए की फर्स्ट ईयर क्लास का 4th चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कि राज्य का जन्म कैसे हुआ और उसके क्या क्या सिद्धांत पाए जाते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि देखिए, राज्य का जन्म किस प्रकार हो, इसके बारे में कोई भी विद्वान बिल्कुल सही टिप्पणी नहीं कर पाया और सभी ने अपने अलग अलग विचार दिए हैं, जिसके विचारों पर हमने इनके सिद्धांतों का वर्गीकरण किया है। अब पढ़ते हैं कि बुद्धि, कल्पना, तर्क और चेतना के आधार पर राज्य के जन्म में से संबंधित सिद्धांतों का निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है। जैसे कल्पना का सिद्धांत, के दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। अब देखिए, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है कि जो राज्य है वह देवता द्वारा बनाया गया है। यह दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत होता है कि जो राज्य है उसको भगवान ने बनाया है, देवताओं ने बनाया है और उनका विकास भी उन्होंने किया है, जिसमें हम आज रह रहे हैं। और शक्ति का सिद्धांत होता है कि व्यक्ति जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था, उसने अपने अधीन कुछ लोगों को लिया और उनसे बहुत कई प्रकार के कार्य करवाया, अपना एक संगठन बनाया। तो इस प्रकार राज्य का विकास हुआ और राज्य का निर्माण हुआ। कुछ लोगों का यह कहना है। और सामाजिक समझौते का सिद्धांत है कि सब व्यक्ति एक साथ इकट्ठे हुए, उन्होंने आपस में समझौता किया कि हम अपने ऊपर राज्य करने के लिए एक समूह बनाएंगे जो हमें अच्छे से हमारे लिए कार्य करेगा, हमारे लिए नीतियां बनाएगा। तो यह सामाजिक समझौते का सिद्धांत है। और दूसरा सिद्धांत है, उसका नाम है ऐतिहासिक सिद्धांत। अब इस वर्ग में हम विकासवादी सिद्धांत, इवोल्यूशनरी थ्योरी को शामिल करते हैं। अब इवोल्यूशनरी थ्योरी क्या है? इसमें विद्वानों का मानना है कि राज्य को किसी ने नहीं बनाया, यह अपने आप शुरुआत से धीरे 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 चलता हुआ अपने आप यह इस तरह का राज्य बना है। इसे किसी ने बनाया नहीं है, यह अपने आप ही विकसित रूप में विकास होता होता यह एक राज्य का रूप इसने धारण कर लिया है। और तीसरा है मार्क्सवादी सिद्धांत। अब मार्क्सवादी राज्य को वर्ग संस्था स्वीकार करते हैं तथा उनका मत है कि समाज को दो वर्गों में विभाजित किए जाने से राज्य अस्तित्व में आया है और वर्गों की समाप्ति पर राज्य आलोप भी हो जाएगा। अब मार्क्सवादियों का मानना है कि राज्य दो वर्गों में विभाजित होने के बाद, अमीर गरीब छोटे बड़े में विभाजित होने के बाद राज्य का अस्तित्व हुआ और राज्य केवल अमीर व्यक्ति, पूंजीवादी व्यक्तियों का ही समर्थन करता है, साथ देता है। तो यह मार्क्सवादी विचारधारा और इसे मार्क्सवादी सिद्धांत भी कहते हैं। तो यह 3-4 सिद्धांत है जिनका मानना है कि राज्य किस प्रकार अस्तित्व में है और किसी का भी कोई पक्का सिद्धांत नहीं है। हम किसी पक्के तौर पर नहीं कह सकते हैं कि राज्य किस प्रकार राज्य की उत्पत्ति हुई, विकास हुआ। यह केवल कल्पनाएं ही हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं कि राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। अब 16वीं शताब्दी में उदारवादी विचारधारा का उदय हुआ। उदारवादी विचार हॉब्स, लॉक और रूसो, मैकाइवर आदि विद्वान इस विचारधारा के मुख्य समर्थक थे। इन विद्वानों ने राज्य की उत्पत्ति के बारे में निम्नलिखित दो सिद्धांतों का समर्थन किया है। पहला, समाजवादी सिद्धांतों का सिद्धांत, जैसे समाजवादी समझौते का सिद्धांत, जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी और विकासवादी सिद्धांत। अब हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आपको बताया कि इसमें व्यक्ति ने आपस में समझौता किया और अपने ऊपर शासन करने के लिए शक्ति एक समूह को दे दी। तो पहला सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी और दूसरा विकासवादी सिद्धांत के राज्य जो है वह धीरे धीरे विकास करते करते अपने आप राज्य बन गया है। तो यह दो सिद्धांत है जिनका 16वीं शताब्दी के बाद लोगों ने समर्थन किया है। तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले सामाजिक समझौते के सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। तो 16वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी इस सिद्धांत का काफी बोलबाला रहा। सामाजिक समझौते के अनुसार राज्य दैवीय संस्था नहीं अपितु मनुष्य द्वारा बनाई गई एक कृत्रिम संस्था है और यह एक सामाजिक समझौते की उपज है। यह सिद्धांत जहां एक तरफ राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या करता है तो दूसरी तरफ एक शासक और प्रजा के संबंधों की चर्चा भी करता है। अब देखिए, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है यह कहती है कि राज्य मनुष्य द्वारा बनाई गई कृत्रिम संस्था है, एक मनुष्य द्वारा बनाई गई संस्था है और यह सिद्धांत यह राज्य के उत्पत्ति की व्याख्या करता है कि यह व्यक्ति के आपस समझौते से राज्य बना है और राज्य और शासक के बीच क्या संबंध होते हैं या होने चाहिए उनके बारे में व्याख्या करता है। तो सबसे पहले हम थॉमस हॉब्स की थ्योरी पढ़ते हैं कि थॉमस हॉब्स का इसके बारे में क्या कहना है। तो थॉम हॉब्स 17वीं शताब्दी का महान अंग्रेजी विद्वान था।
जैसे 1942 में इंग्लैंड में हुई गृह युद्ध की घटनाओं ने इसे काफी प्रभावित किया था। उसका विचार था कि इंग्लैंड को इस अराजकता की स्थिति से बचाने का एकमात्र साधन निरंकुश राजतंत्र था। इस तरह उनके द्वारा सम्राट को असीमित अधिकार दिए जाने का समर्थन किया गया है। अब थॉमस हॉब्स अपने विचारों की व्याख्या 1653 में प्रकाशित अपनी महान रचना लेवियाथन में की गई। अब देखिए 17वीं शताब्दी का महान शासक था, महान विद्वान था थॉमस हॉब्स। अब उसके समय में देखिए 1942 के आसपास इंग्लैंड में गृह युद्ध चल रहा था, अराजकता की स्थिति, गरीबी की स्थिति। तो उसका मानना था कि यहाँ पे जो पूरी शक्ति है वह केवल राजा के पास होनी चाहिए, जिससे इस तरह की कोई भी संकट उत्पन्न नहीं होगा। और इसने अपने विचार 1657 में पब्लिश हुई एक पुस्तक लेवियाथन में व्यक्त किया था। अब इसके अनुसार प्राकृतिक अवस्था क्या थी, यह देखते हैं कि हॉब्स के अनुसार स्वभाव से ही मनुष्य स्वार्थी, शंकालु और विश्वघाती जीव है, जिसे शक्ति की निरंतर भूख रहती है और वह हमेशा दूसरों से आगे निकलने के लिए संघर्षहीन रहता है। वह स्वयं को दूसरों से सर्वोत्तम मानता है और इसी कारण प्राकृतिक अवस्था में निरंतर लड़ाई झगड़े चलते रहते थे। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे का दुश्मन था और भेड़ियों की तरह एक दूसरे पर आक्रमण करते। अब हॉब्स का मानना है कि व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में जब राज्य नहीं था, उस समय वह स्वार्थी, शंकालु, विश्वासघाती था, शक्ति के लिए आपस में लड़ने वाला था, वे एक दूसरे को मारते रहते थे, झगड़ते रहते, इस प्रकार का व्यक्ति था। अब हॉब्स के अनुसार सामाजिक समझौता क्या हुआ? अब हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीव दुखी और असहनीय था और इस अवस्था से छुटकारा पाने के लिए उनके द्वारा स्वयं के बीच समझौता किया गया, मतलब आपस के बीच एक समझौता किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य का जन्म हुआ। इस तरह हॉब्स के अनुसार सभी व्यक्तियों द्वारा अपने ऊपर शासन करने के अधिकार एक व्यक्तियों के समूह को दे दिए गए, जिसे हम शासक कहते हैं, और इस तरह राज्य के जन्म हुआ। राज्य में रहने वाला कोई भी व्यक्ति शासक के आदेशों का उल्लंघन नहीं कर सकते थे और इस समझौते में शासक स्वयं शामिल नहीं था। अब देखिए इसका समझौता क्या था। अब व्यक्ति जब प्राकृतिक अवस्था में दुखी और असहनीय जीवन जी रहे थे, तो उस अवस्था में उन्होंने आपस में जितने भी व्यक्ति थे उन आपस में समझौता किया, अपने ऊपर शासन करने के लिए शक्ति जो है वह एक प्रकार के समूह को दे देंगे, जो हमारे लिए नीतियां बनाएगा, कानून बनाएगा और हमारी देख रेख करेगा। और यह शक्ति उनको दे दी गई और फिर उसके बाद यह जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, समझौता, इनके बीच राजा किसी भी प्रकार का शामिल नहीं था, इनके बीच में राजा शामिल नहीं था। अब राजा किसी भी प्रकार का इनके ऊपर आदेश दे, इनको किसी भी प्रकार का आदेश दे, इन्हें मानना पड़ता था और यह उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। तो यह इसका सोशल कॉन्ट्रैक्ट था। अब इसके समझौते की विशेषता पढ़ लेते हैं कि शासक समझौते में भागीदार नहीं था। हॉब्स के अनुसार समझौता लोगों द्वारा मिलकर आपस में किया गया था और उनके द्वारा बिना शर्त अपने पर शासन करने की शक्तियां शासक को सौंप दी गई थी। इस तरह समझौते की शर्तें शासक पर लागू नहीं होती थी, अपूर्ति वह पूरी तरह स्वतंत्र था। अब देखिए शासक पर किसी भी प्रकार की शक्तियां नहीं थी, चाहे वह कार्य करे ना करे, वह किसी भी प्रकार से लोगों के प्रति उत्तरदायी नहीं था और वह किसी भी प्रकार का आदेश लोगों को दे सकता था और लोगों को वह मानना पड़ता था। तो यह कहना है कि शासक समझौते में भागीदार नहीं था, जबकि जनता को शासक के विरुद्ध कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। अब शासक के विरुद्ध जनता को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था और आंखें बंद करके शासक के आदेशों का पालन करना पड़ता था और यह उनका कर्तव्य था। यह यहाँ तक कि अत्याचारी शासक के आदेशों का भी उन्हें पालन करना पड़ता था और उनके आदेशों के विरुद्ध लोगों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। अब देखिए अगर कोई व्यक्ति शासक के विरुद्ध उनके अधिकारों को नहीं मानना चाहता था, उनका विरोध करना चाहता, तो इस प्रकार के अधिकार भी व्यक्तियों के पास नहीं थे। अब समझौता तोड़ा नहीं जा सकता था। यह क्या है? हॉब्स के अनुसार समझौता अटूट था, समझौते को तोड़ा नहीं जा सकता था। इसके अतिरिक्त यह दोस्तों सही कर लीजिएगा, इसके अतिरिक्त यह लिखने में गलती हो गई है। इसके अतिरिक्त हॉब्स के अनुसार यह समझौता केवल केवल समझौता करने वालों पर ही लागू नहीं होगा,
आपूर्ति समझौते की शर्तें आने वाली पीढ़ियों पर भी लागू। अब देखिए, समझौता तो केवल एक जनरेशन के आपस में किया गया, बल्कि यह समझौता आगे आने वाले उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, मतलब ऐसा हर व्यक्ति के ऊपर यह समझौता लागू होगा और कोई भी व्यक्ति समझौते को तोड़ नहीं सकता है समझौते को। तो यह तीसरी विशेषता थी इस समझौते की। अब व्यक्ति की स्वतंत्रता शासक की इच्छा पर निर्भर करती थी। अब देखिए, व्यक्ति किस प्रकार की स्वतंत्रता में रहना चाहता है, जीना चाहता है, वह शासक तय करता था। अगर उसे स्वतंत्रता की इच्छा देनी है लोगों को, तो वह लोगों को स्वतंत्रता की इच्छा देगा, नहीं तो नहीं देगा। तो किसी भी प्रकार की इच्छा शासक पर होती थी कि वह किसे स्वतंत्रता का इच्छा देगा। एक समूह को स्वतंत्रता का इच्छा दे, दूसरे समूह को स्वतंत्रता की इच्छा ना दे, यह शासक पर होता था। अब निरंकुश प्रभुसत्ता। अब इस समझौते के अनुसार निरंकुश शक्तियों का खुलेआम समर्थन किया गया था। हॉब्स के अनुसार प्रभु कानून का स्रोत था, जबकि स्वयं पर कानून नहीं होते थे। अब देखिए, प्रभु चाहे जो शासक था वह चाहे जो कानून बना ले वह लोगों के ऊपर लागू होते और शासक उनका उल्लंघन भी कर सकता था। कानून उस पर लागू नहीं होते, वह कानून का स्रोत था। तो यह 5 इसकी विशेषताएं थी, हॉब्स के कॉन्ट्रैक्ट की 5 विशेषताएं थी। अब संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सामाजिक समझौता के सिद्धांत को आधार बनाकर हॉब्स द्वारा सीमित प्रभुसत्ता और शासक के असीमित अधिकारों के विचारों का समर्थन किया गया था। उसका विचार था कि इंग्लैंड में हुए गृहयुद्ध के कारण पैदा हुई स्थितियों से निपटने के लिए निरंकुश राजतंत्र की आवश्यकता है। अब देखिए, वह चाहता था कि जो इंग्लैंड में गृहयुद्ध उत्पन्न हुआ था उस समय, उनसे बचने के लिए राज्य के पास राज्य इस प्रकार का होना चाहिए था जिससे यह स्थिति पैदा ही ना होती, और अगर ऐसी स्थिति पैदा भी हो तो उनसे छुटकारा भी हो सके। अब हॉब्स के सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना किस प्रकार हुई वह पढ़ लेते हैं। एक क्रिटिसिज्म ऑफ हॉब्स थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब मानव स्वभाव संबंधी गलत विचार, रॉन्ग व्यूज ऑफ ह्यूमन नेचर। अब हॉब्स के अनुसार मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी, अभिमानी, शक्ति का भूखा, झगड़ालू है, परंतु इसके विपरीत अधिकांश विद्वान मानते हैं कि व्यक्ति सामाजिक जीव है और उसमें परस्पर प्रेम, सहानुभूति, सहनशीलता, सेवा और परस्पर सहयोग की भावना पाई जाती है। जबकि हॉब्स की धारणा इन सब के विपरीत है, जो ठीक नहीं है। अब देखिए, हॉब्स का क्या मानना है। हॉब्स का मानना था कि व्यक्ति शक्ति का भूखा है, झगड़ालू है, स्वार्थी है, यह इस प्रकार के विचार उसके अंदर पाए जाते हैं। जबकि दूसरे विद्वान मानते हैं कि व्यक्ति सहानुभूति है, सहनशीलता है उसके अंदर, सेवा का भाव उसके अंदर होती है। तो इन विद्वान ने इस करके इसके समझौते का आलोचना की। इस कारण से इसकी आलोचना की कि यह इसने मनुष्य के संबंधी गलत विचार प्रयोग किए हैं। अब दूसरा कि दो पक्षों के बिना समझौता संभव नहीं हो सकता है। देखिए, हम जानते हैं कि समझौते के लिए दो पक्षों का होना आवश्यक है, जबकि हॉब्स के अनुसार समझौते में केवल एक ही पक्ष था। शासक इसके साथ समझौता किया गया था, वह समझौते में भागीदार ही नहीं था और ना ही समझौते की शर्तें उस पर लागू होती थी। समझौते में शासक के अधिकारों का तो वर्णन किया गया था, पर उसके कार्यों का कोई वर्णन नहीं किया गया था। इस तरह समझौता कानून की दृष्टि से गलत है। अब देखिए, जो समझौता हुआ था उस टाइम, वह केवल एक पक्ष द्वारा हुआ था, सिर्फ लोगों के बीच किया गया था, परंतु इस समझौते में भागीदार दो लोग थे, शासक और उसकी प्रजा। और इसमें और यह समझौते में शासक तो शामिल था इस कॉन्ट्रैक्ट में, समझौते में, परंतु जो शासक था वह इसमें बिल्कुल भागीदार नहीं था। उसके उसके अधिकारों का वर्णन तो था, इसके पास इस प्रकार के अधिकार हैं, जो लोग इसकी बातों को ना माने उसको सजा दो। इसके पास अधिकार तो थे, परंतु इसके कार्यों का कोई वर्णन नहीं था कि राजा को किस प्रकार के कार्य करने चाहिए या वह किस प्रकार कार्य करे, नहीं अगर इस प्रकार कार्य नहीं करता है तो उसे हम हटा सकते हैं। इस प्रकार के कार्यों का बिल्कुल भी इसमें वर्णन नहीं किया गया था। तो यह कानून की नज़र से यह गलत है, यह सिद्धांत। अब तीसरा, कल्पनावादी सिद्धांत। हॉब्स का सामाजिक समझौता बिल्कुल कल्पना पर आधारित है और वास्तविकता से बहुत दूर है। हॉब्स के अनुसार राज्य के अस्तित्व में आने से पहले व्यक्ति लड़ते झगड़ते रहते थे और वह नरकीय जीवन जीते थे, परंतु हॉब्स का ये विचार कोरी कल्पना है, क्योंकि इतिहास में ऐसे प्रकृति के जीवन के कोई प्रमाण नहीं मिलते। अब देखिए, यह सिद्धांत केवल कल्पना पर आधारित है, क्योंकि हॉब्स का मानना था कि प्राकृतिक जीवन में वह लड़ते झगड़ते रहते थे, परंतु इतिहास का मानना है, जो इतिहास के विद्वान हैं, इतिहास का मानना है कि प्राकृतिक जीवन में इस प्रकार का कोई जीवन न था ही नहीं। प्राकृतिक जीवन के नाम का कोई जीवन था ही नहीं उस समय।
इतिहास कहता है, तो यह केवल कोरी कल्पना हुई और व्यक्ति लड़ते झगड़ते इस प्रकार का कोई प्रमाण मिले ही नहीं है। और व्यक्ति और चौथा अंतर, व्यक्ति और समाज को अलग नहीं किया जा सकता। अब हॉब्स का विचार है कि समाज से पहले व्यक्ति अकेला रहता था, जो ठीक नहीं है। सच्चाई यह है कि मानवता के आरंभ के साथ ही समाज का आरंभ हुआ और दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर टिका हुआ। अब देखिए, हॉब्स का मानना था कि व्यक्ति जब राज्य बना है तब जाके समाज बना है, समाज से पहले व्यक्ति अकेला रहता था। जबकि अनेक विद्वानों का मानना है कि राज्य और व्यक्ति को अलग किया ही नहीं जा सकता। जब से व्यक्ति का जन्म हुआ तब से राज्य का भी जन्म हुआ और यह दोनों साथ के साथ चलते आ रहे हैं। इन प्रकार दोनों में अंतर नहीं किया जा सकता है। जबकि हॉब्स का कहना था कि समाज से पहले व्यक्ति अकेला रहता है, मतलब समाज का अस्तित्व बाद में आया है, जो गलत है। और पांचवा, अलोकतांत्रिक सिद्धांत। हॉब्स का सिद्धांत लोकतंत्र सिद्धांत के साथ ही मेल नहीं खाता है। देखिए, लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति लोगों के पास रहती है, लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार लोगों के लिए उत्तरदायी होती है, जबकि हॉब्स के सिद्धांत में शासक लोगों के प्रति उत्तरदायी नहीं था। अब देखिए, जो इसका सिद्धांत है वह अलोकतांत्रिक सिद्धांत है। इसमें लोकतांत्रिक सरकार में जो पावर होती है वह लोगों के हाथ में होती है। अगर सरकार लोगों के लिए कार्य नहीं करती तो उसे बदल सकती है, परंतु इसके सिद्धांत में ऐसी शक्ति लोगों को दी ही नहीं गई। अगर राजा कार्य करता है या नहीं करता है, व्यक्ति राजा का उससे कोई लेना देना नहीं है और ना ही व्यक्ति उसे हटा सकता है। तो यह अलोकतांत्रिक सिद्धांत है, इस प्रकार भी इसकी आलोचना की गई और राज्य और सरकार के बीच अंतर का वर्णन नहीं किया गया। हॉब्स ने राज्य और सरकार के बीच अंतर का कोई वर्णन नहीं किया गया है, जबकि ये दोनों संस्थाएं अलग अलग हैं। सरकार राज्य का तत्व है जो राज्य की इच्छा को प्रकट और लागू करता है। इसके अतिरिक्त हम यह भी जानते हैं कि राज्य स्थायी होता है जबकि सरकारें बदलती रहती हैं। अब देखिए, राज्य ने जो हॉब्स था उसने राज्य और सरकार के बीच कोई अंतर नहीं किया गया था, जबकि राज्य और सरकार के बीच अंतर होते हैं। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि राज्य और सरकार के बीच अंतर पाए जाते हैं, और अगर आपने नहीं देखी है तो वैसे ज़रूर देख लेना। और अब हॉब्स का मानना था कि इनके बीच कोई अंतर नहीं होता, जबकि विद्वानों का मानना है इनके बीच अंतर होता है, और इस प्रकार इसकी एक बार और आलोचना की गई सिद्धांत की। और असीमिततावाद को प्रोत्साहन। अब हॉब्स द्वारा शासक को सामाजिक समझौते से बाहर रखा गया था और समझौते की शक्तियां शासक पर लागू नहीं होती थी। शासक सर्वोच्च शक्ति का मालिक था और शक्तियों के प्रयोग के लिए जनता के समक्ष उत्तरदायी नहीं था, और शासक की इच्छा के विरुद्ध लोग किसी भी अधिकार का उपभोग नहीं कर सकते थे। इस तरह हॉब्स द्वारा असीमिततावाद का प्रोत्साहन किया गया। अब देखिए, हॉब्स का मानना था कि शासक को शासक शासक के पास शक्तियां तो हैं, पर लोग उसके खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठा सकते हैं। वह शक्ति का मालिक है, किसी भी प्रकार से वह अपनी इच्छा के अनुसार लोगों को जो अधिकार देने हैं वह देता है, नहीं देने हैं नहीं देता। इस प्रकार उसने असीमिततावाद को प्रोत्साहन किया है, जो गलत है। आज की हम अपनी लोकतांत्रिक सरकार में किसी को भी असीमिततावाद की शक्ति नहीं देते हैं। हमारे यहाँ कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधानपालिका 3 प्रकार की सरकारें होती हैं जो राज्य को चलाती हैं, परंतु यहाँ एक ही सरकार है और उसी को सारी शक्तियाँ दे दी गई हैं। जो अच्छे से कार्य करे ना करे वह उसी के ऊपर है। इस प्रकार से भी इसकी आलोचना की गई है। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो भी यहाँ खत्म होती है। अब हॉब्स का यह समझौता था जिसमें उसने कहा कि प्राकृतिक जीवन में व्यक्ति लड़ते झगड़ते रहते हैं, उसके बाद उन्हें आपस में समझौता किया और फिर अपने ऊपर शासन करने की शक्तियां राजा को दी, और राजा उनकी कॉन्ट्रैक्ट में इस समझौते में भागीदार नहीं था। उसके कार्यों का वर्णन नहीं किया गया था, उसके शक्तियों का तो वर्णन किया गया था। तो यह था इसका सामाजिक समझौता। तो दोस्तों, यहाँ हमने हॉब्स का सामाजिक समझौता पढ़ लिया। अब आगे हम पढ़ेंगे कि जॉन लॉक और रूसो का सामाजिक समझौता क्या था। तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा।